तो 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 ये पांचवा पॉइंट था हमारा, है ना। और पांचवें पॉइंट था आवेशित आवेशित चालक के आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, ये था हमारा पांचवा पॉइंट। और इसमें हमको क्या निकालना है? चालक को आवेशित किया गया है और उस चालक की सतह पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। हमने बहुत सारी तीव्रताएं पहले पार्ट में ज्ञात की थी, चैप्टर फर्स्ट में। और इसमें हम थोड़ा चालक स्थिर विद्युत्की के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने चार गुणों को डिस्कस किया था। देखो, पहला गुण तो ये आया था, नंबर वन, ई बराबर होता है 0। यानी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। देखिए बच्चों, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। आप एक पॉइंट को ध्यान से नहीं समझते हैं तो उससे अगला पॉइंट भी चला जाता है। तुरंत सीखने की कोशिश कीजिए। और कोई दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में तो आप बता सकते हो। ठीक है। जैसे हम समझते जाएंगे तो अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चालक के भीतर ई बराबर क्या हो गया? 0। दूसरा पॉइंट था कि लंबवत होता है चालक पृष्ठ की। ई कैसा होता है? लंबवत होता है। दो पॉइंट हो गए चालक स्थिर विद्युत से संबंधित। तो ये दोनों एक जैसे ही है, 0 होता है भीतर और ये उसकी सतह के लंबवत होता है। तीसरे नंबर पर आता है चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं रह सकता। यानी चालक के भीतर हम देखेंगे सिग्मा क्यू बराबर आएगा 0। नेट आवेश देखना है हमें। अतिरिक्त से मतलब यहां पर यह है, चालक के भीतर आवेश तो मौजूद होते हैं लेकिन जितने धनावेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऋणावेश। लेकिन फालतू आवेश नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं अतिरिक्त आवेश क्या होता है? 0। तीन। और चौथा पॉइंट था चालक के भीतर उतना ही विभव होता है। यानी बी अंदर चालक के बराबर होगा बी चालक की सतह के। जितना चालक के भीतर विभव होता है वही विभव सतह पर होता है। तो इन चार पॉइंटों को आप अच्छी तरह से ध्यान कर ले। देखो, ई भी 0, क्यू भी 0 और ये दोनों बराबर हैं और ये क्या है? लंब। अब आते हैं हम इस पांचवें पॉइंट पर। चालक की वजह से मुझे अब क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे समझने के लिए हमें चालक के बारे में कुछ सीखना होगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए चार, ये कह रहे हैं कि आप किसी भी चालक को आवेश देंगे तो चालक को दिया गया आवेश उसके भीतर नहीं जाता है। हम किसी भी चालक को आवेशित करना चाह रहे हैं तो आवेश इसको देंगे
भीतर ना जाके वो इसकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। समान रूप से आ जाता है, यानी हम कह सकते हैं भीतर ई बराबर क्या होता है, 0। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालने जा रहे हैं, वो तीव्रता केवल जो बाहर इसकी सतह पर आवेश मौजूद है, जैसे मान लो गोल गेंद है ये, है ना, तो इसकी सतह पर ही होगा आवेश, और सतह की वजह से क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो हमें निकालनी है, और हम जानते हैं किस नियम से निकालेंगे हम, गाउस के नियम से। तो एक बार आपको रिवीजन का भी मौका मिल रहा है, जिन बच्चों से गाउस का नियम रह गया या विद्युत क्षेत्र की डेरिवेशनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब यहाँ दोबारा से वो क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है उसको ध्यान से देखो, देखो चालक है और निकाल रहे हैं हम तीव्रता। तो सबसे पहले आप कोई भी चालक बना दो। सपोज करो ये कोई चालक है, आप किसी भी आकृति का बना सकते हैं। क्लियर। अब हम जानते हैं इसकी सतह पर ही आवेश होगा, भीतर होगा नहीं। तो साइड में गाउस का नियम लिख लो। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से अब क्या है गाउस का नियम, वो भी देख लो। किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ, उसको किससे लिखते हैं हम, देखो समाकलन का चिन्ह बनाते हैं, बंद कर देते हैं, ई सदिश क्योंकि विद्युत फ्लक्स है, और इनटू आ जाता है क्षेत्रफल सदिश, ds सदिश। ये विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो गाउस के नियम से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, कौन सी सतह से, बंद सतह से। ये जो गोला खिंच रहा है ना, ये किसको बता रहा है, बंद सतह को। इससे निकलने वाला फ्लक्स इस बंद सतह से घिरे हुए कुल आवेश, टोटल आवेश कितना घिर रहा है, तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये गाउस का नियम है, ठीक है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये नियम अप्लाई करना। तो ये नियम तो ये कहता है कि सबसे पहले हम किसी गाउसीय पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, और उस गाउसीय पृष्ठ के लिए ये लगा देंगे और सिग्मा क्यू निकाल लेंगे। ये दोनों मान आ जाएंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो देखो हम इसमें एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसमें हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और एक छोटा सा बेलनाकार बर्तन लेते हैं जिसे डिबिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, देखो ये गाउसीय पृष्ठ है, उसकी हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया है, और जिसके भीतर यहां पर देखो ये पृष्ठ है, तो इसकी सतह पर धनावेश मौजूद होगा,
प्लस आवेश, प्लस आवेश है इसकी सतह पर। ध्यान रखना, ये जो आवेश मैंने धनावेश दर्शाया है ये उसकी सतह पर है, भीतर नहीं है। और ये गाउसीय पृष्ठ हो जाएगा, गाउसीय पृष्ठ। इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य। अभी हमने सीखा था। तो इसको छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं हम, डेल्टा एस। और इसकी ऊंचाई भी लगभग नगण्य मान लेते हैं क्योंकि छोटा सा गाउसीय पृष्ठ है बेलनाकार। यहां पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा उसे मान लेते हैं हम सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। और ये क्या है? चालक, इसको हमने आवेशित किया है। तो आप इसमें लगाओ, देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, अभी के पॉइंट हमारी हेल्प कर रहे हैं कि चालक की सतह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है? लंबवत। दोनों पॉइंटों का उपयोग हो रहा है, भीतर 0 है और दिशा कहाँ है? सतह के लंबवत। तो मैं इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना देता हूं और ये हो जाएगी ई सदिश। ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जो भी सतह ली है उसके अंदर ई सदिश और डीएस सदिश दोनों समान दिशा में होंगे। ठीक है। आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, ये डीएस लिया है तो यहां भी हम अल्प डीएस ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से हमारा इधर का जो पक्ष है वो आ जाएगा ई इंटू क्षेत्रफल कितना लिया है यहां पर हमने? डेल्टा एस, बराबर आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों एक ही दिशा में है तो cos 0 1 होता है। और ds की जगह यहां पर क्या है? डेल्टा एस, तो मैंने ds की जगह लिख दिया है डेल्टा एस। अब हमें यह देखना है सिग्मा क्यू कितना है। तो देखो, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व इसका कितना है? सिग्मा है, तो हम सिग्मा क्यू बराबर लिख सकते हैं, देखो सिग्मा इंटू डेल्टा एस। भाई एक क्षेत्रफल का सिग्मा है आवेश, तो डेल्टा एस क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? सिग्मा डेल्टा एस। यहां देख लो अलग से, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो हमें आवेश निकालना यानी सिग्मा क्यू निकालना है, और क्षेत्रफल की जगह हमारे पास मान कितना है? डेल्टा एस। समझ में आ रही है? भाई हम कई ऐसे टॉपिक कर चुके हैं गाउस के नियम से, तो बस इसकी जगह ये लिख दिया, ई जो की त्यों आ गया, और सिग्मा क्यू का मान निकालना है। तो ये यहां से निकल के आ जाएगा, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश की जगह लिख दिया सिग्मा क्यू, और ए की जगह डेल्टा एस। तो यहां पर देखो, सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस। तो यहां पर हमने सिग्मा क्यू का मान लिख दिया। ये समीकरण हो जाएगा 1 और ये समीकरण हो जाएगा 2।
आप समीकरण 1 और 2 को मिक्स कर दो। देख लो आप, इसमें ई डेल्टा एस आ रहा है और हम यहाँ सिग्मा क्यू की जगह लिख देंगे सिग्मा डेल्टा एस। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ई डेल्टा एस ई डेल्टा एस बराबर आ जाएगा सिग्मा क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा डेल्टा एस से सिग्मा डेल्टा एस निरस्त हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बचेगा, क्या करके लिख सकते हैं हम इसको, ई बराबर आ जाएगा ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। और ये समीकरण हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसको सदिश संकेतन में और लिख देते हैं हम दिशा सहित। तो यहां पर सदिश संकेतन में, सदिश संकेतन में किया जाएगा, देखो ई पर वेक्टर बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। देखो इधर तो बाएं पक्ष में तो हमारी वेक्टर राशि यानी सदिश राशि थी, तो हमने ई पर क्या लगा दिया, वेक्टर। लेकिन दाएं पक्ष में कोई भी सदिश राशि नहीं है, ना तो ये सिग्मा है और ना ये एप्सिलॉन जीरो है। और हमें किसकी दिशा बतानी है कि ई सदिश जो प्राप्त हुआ है उसकी दिशा कहाँ है। तो हमने चित्र में देखा था चालक पृष्ठ के कैसे होती है, लंबवत। तो यहां पर उसके लिए हम एकांक सदिश ले लेते हैं और ये ले लेते हैं एन कैप। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक की वजह से प्राप्त हो गई। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। देखो ये टॉपिक है हमारा, बहुत आसान है पढ़ाई, लेकिन बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिजिक्स बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है, इसको आप आसानी से समझ और पढ़ सकते हो। और इसमें जो प्रश्न आते हैं वही हेल्प करते हैं आपकी। तो यहाँ पर टॉपिक दिया है आवेशित चालक और उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ी, चालक की और एक तीव्रता की। तो चालक की खासियत आप सीख लो, हर जगह काम आएगी आपके। और वो 4 पॉइंट मैंने बताए थे आपको अभी आते ही। तीव्रता निकालनी है तो हमने पहले चैप्टर में 3 डेरिवेशन की थी, अनंत लंबाई के तार की वजह से, आवेशित चादर या पट्टिका की वजह से, और एक गोलीय खोल या कोस की वजह से। तो उसी टॉपिक से है ये, और ये चौथी डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा। तो प्रश्न के अनुसार चालक बना दो कोई और उसको आवेशित करना होगा। तो मैंने उसका पृष्ठ आवेश घनत्व ले लिया सिग्मा। फिर तीव्रता निकालने के लिए गाउस का नियम लगाना है।
और गाउस के नियम के लिए हमें गाउसीय पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो हमने एक बेलनाकार छोटा गाउसीय पृष्ठ लिया है। किस प्रकार लिया है कि इसकी कुछ सतह तो भीतर है चालक के और कुछ सतह बाहर है। तो भीतर वाले में आवेश नहीं है तो जीरो आ जाएगा, सिर्फ भार की वजह से ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। भार आवेश मौजूद है तो केवल इसकी जो भार की सतह है उसी से फ्लक्स निर्गत होगा। आगे समझ में? चित्र जब बन जाए उसके बाद हमें डेरिवेशन लिखनी होती, वो चित्र के बारे में लिखना होता है और फिर डेरिवेशन करनी होती है। तो गाउस का नियम ये हो गया, इससे हमें ये मिल गया ई की जगह तो ई है, लेकिन जो क्षेत्रफल है हमारा अल्प उसके लिए हमने डेल्टा एस ले लिया है। देखो वेक्टर यहां पर हटाएंगे हम, तो वेक्टर हटाने पर यह आएगा, वेक्टर हटाने पर ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा हमारा जीरो है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, क्षेत्रफल भी उधर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर है, तो थीटा हो जाएगा हमारा जीरो। तो थीटा जीरो जो होता है, कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक। तो हम कॉस जीरो को भी हटा देंगे, तो ईडीएस बच गया। हमने ई का मान पूरे पृष्ठ पर समान है तो ई को इससे बाहर ले लेंगे हम इंटीग्रल से, और क्या बच जाएगा, डीएस। ठीक है, और डीएस का मान कितना दे रखा है, डेल्टा एस। तो ये आ जाएगा ईडीएस की जगह ई डेल्टा एस। क्यू के बारे में देखना चाहते हो तो सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जगह डेल्टा एस, तो सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एस। इसका मान निकालना है तो इसका गुणा इससे हो जाएगा और ये आ जाएगा, इस मान को यहाँ पुटअप कर दो, ये आ जाएगा। ये देखो सिग्मा क्यू था, इसकी जगह ये लिख दिया सिग्मा डेल्टा एस, एप्सिलॉन जीरो ज्यों की त्यों, ई डेल्टा एस ज्यों की त्यों, ये निरस्त हो जाएंगे और ई बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है, आप हेडिंग नोट कर लीजिए। अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें जल्दी से आप ये 5 पॉइंट डाल के और ये हेडिंग नोट कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये डायग्राम बना लीजिए, ये वाला। इसमें ये तो चालक दर्शाया गया है जो आउटर लाइन आपको दिखाई गई है, और ये इसमें मैंने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है। आपको यदि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस गाउसीय पृष्ठ को डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं, डॉट डॉट लाइन से, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है ये गाउसीय पृष्ठ है। यहां से स्पष्ट नहीं आ रहा हो, इसको ऐसे बना लीजिए,
देखो ये हो जाएगा गाउसियन प्रश्न। ठीक है, और ये आप यहाँ से आवेश चालक पृष्ठ बना। ये आप जल्दी से बना लीजिए, है ना। अब देखो, आप चित्र के बारे में लिख लो। माना किसी चालक को, चित्र के बारे में लिख लो। माना किसी चालक को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया गया है। माना किसी चालक को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया गया है। चालक के भीतर आवेश का मान शून्य होता है। अतः इसके भीतर अतः इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। अतः इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। आगे लिखिए, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस आवेशित चालक के कारण इस आवेशित चालक के कारण इस आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार एक छोटे बेलनाकार एक छोटे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की एक छोटे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि इस प्रकार करते हैं कि इसका कुछ भाग चालक के भीतर इसका कुछ भाग चालक के भीतर और कुछ बाहर मौजूद हो और कुछ बाहर मौजूद हो। आगे लिखिए, माना इसका क्षेत्रफल डेल्टा एस, माना इसका क्षेत्रफल डेल्टा एस और ऊंचाई नगण्य है, ऊंचाई नगण्य है यानी बहुत कम है, ऊंचाई नगण्य है। अब नीचे की लाइन से लिखिए, अतः गाउस के नियम से अतः गाउस के नियम से अतः गाउस के नियम से और ये नोट कीजिए आप, ये नोट कीजिए, ठीक है। अब इसमें आगे लिखिए, गाउसीय पृष्ठ के भीतर वाले भाग में E बराबर 0 है, गाउसीय पृष्ठ के भीतर वाले भाग में E बराबर 0 है, अतः इसकी बाहर वाले भाग से ही बाहर वाले भाग से ही विद्युत फ्लक्स बाहर वाले भाग से ही विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब आप समीकरण 1 उतार लीजिए।
देखो ये समझाने के लिए था, इसे मैं हटा देता हूँ। आप 4 तक उतार लीजिए पूरा, ठीक है। 4 तक कंप्लीट कर लीजिए, समीकरण 4 तक। चार तक जब नोट हो जाए, देखो चौथा तो सदिश संकेतन के बारे में है, मतलब ये अदिश रूप है 3 तो, और ये क्या है, सदिश रूप। और इसमें आप एक बात भी गौर करना, देखो हमने जो अचालक परत की वजह से निकाला था ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें यहां पर आ रहा था 2, यानी ई बराबर आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और यहां आ रहा है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, यानी अचालक परत की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चालक की वजह से तीव्रता के आधी होती है, ठीक है। और एक खासियत आपको दिख रही होगी कि ये भी आर पे डिपेंड नहीं है। अचालक हमने जहां पर समतल चादर ली थी वहां भी आर नहीं आ रहा था, तो हम कह सकते हैं चादर के निकट के बिंदुओं पर या चालक के निकट के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, चालक में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जबकि हमने जो चादर ली थी अचालक वाली उसमें हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। अचालक परत के भीतर आवेश होता है, जबकि चालक परत की सतह पर आवेश होता है। तो जब 4 लिख लिया हो तुमने, तो अब इस एन कैप के बारे में लिख लो। ये एन कैप के बारे में लिखो, यहां एन कैप बराबर, यहाँ एन कैप बराबर एकांक सदिश है, यहाँ एन कैप बराबर एकांक सदिश है, जिसकी दिशा जिसकी दिशा आवेशित चालक पृष्ठ के लंबवत है, जिसकी दिशा आवेशित चालक पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, और हम अगला टॉपिक लिखते हैं। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम का है। स्थिर, आप नोट कर लीजिए मेरे साथ, स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत परिरक्षण, ये नोट कर लीजिए आप। और देखो नाम किस तरीके से हेल्प करता है, मैंने कहा था ना फिजिक्स इतनी आसान है कि इसमें जो टॉपिक होता है वही हमको हिंट दे देता है कि हम क्या करने जा रहे हैं।
तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है विभिन्न आवेशित वस्तुओं की वजह से, तो आप क्या करोगे, जितनी तीव्रताएं पढ़ी हैं उनको हम साइड में लिख लेंगे, आसान रहती है पढ़ाई। तो अनंत आवेशित तार पढ़ा था, यानी तार जिस पर धनावेश मौजूद है, अनंत लंबाई का है ये। तो इस तार की वजह से इधर प्रेक्षण बिंदु लेता हूं तो धनावेश है ना, तो धनावेश से तीर हमेशा बाहर निकलेंगे, तो इधर बिंदु लूंगा तो इधर हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यदि बिंदु इधर लूंगा तो तीव्रता हो जाएगी इधर धनावेश की वजह से। ऋणावेश यदि लूंगा तो ये माइनस माइनस माइनस, बिंदु यदि इधर है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे माइनस में प्रवेश करती है, ये होगी दिशा, इधर बिंदु है तो। और यदि हमारा बिंदु इधर है, पूछ रहा है कि इस आवेश की वजह से यहां तीव्रता बताओ, तो इस बिंदु पर तीव्रता हो जाएगी इस तरीके से, यानी इसमें प्रवेश करती हैं रेखाएं और इसमें से बाहर निकलती है। तो देखो ये भी बाहर निकल रही है, ये भी, ये अलग अलग क्यों आई, बिंदु इधर है तो इधर आ जाएगी, इधर है तो इधर आ जाएगी। और कितना मान आया था वो भी आप अपनी कॉपी में नोट अलग से कर सकते हैं, 2k लैम्बडा अपॉन आर। दूसरा हमने अचालक परत निकाली थी, समतल चादर कह लो, पट्टिका कह लो, परत कह लो, चादर पट्टिका परत, ठीक है। उसकी वजह से कैसे आई थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं यहां लिख देता हूं। तो पट्टिका है वो, तो इस तरीके से है, इसको हम आवेशित करेंगे, ये हो जाएगी। अब यदि बिंदु इधर लिया है तो ये धनावेश है, तो धनावेश से बाहर तीर निकलेगा, और यदि इधर है तो वही लंबत होगी लेकिन इससे क्या होगी, दूर, और इसका मान आता है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। और आज यदि हमने चालक निकाला है तो चालक की वजह से क्या आ जाएगी, देखो ये चालक है तो इस पर आवेश कहां रहता है, सतह पर रहता है, तो चालक की वजह से आई थी E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और गोलीय कोष की वजह से निकालना चाहें तो गोलीय कोष के लिए हमें ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं और एक ही बिंदु पर तीव्रता निकाल के चले जाते हैं। हमको 3 बिंदुओं पर तीव्रता निकालनी है, बाहर वाले पर, सतह पर और अंदर, और इसका मान आता है देखो E बराबर KQ/R²। सतह पे निकालना है तो स्मॉल r की जगह क्या बन जाएगा, कैपिटल R, और भीतर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे उस टॉपिक को जोड़ने की कोशिश किया करो। जैसे यहां पर अब चालक आया ना, तीव्रता, तो मैंने इसको तीनों से जोड़ दिया, तार से इसमें ये सूत्र है, परत है इसमें ये सूत्र है, और गोलीय कोष या खोल था तो KQ/R²। तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर भी हो जाते हैं, एक दूसरे में जो कंफ्यूजन होता है वो भी दूर हो जाता है, और आपका टॉपिक और अच्छा क्लियर हो जाता है।
इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पढ़ाई जो बहुत आसान हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। इसको देख लेते हैं हम। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, समझने में आप पूरा ध्यान दीजिए। जब समझ में आ जाती है तो लिखने में कुछ भी नहीं है और उससे संबंधित सवालों में भी कुछ नहीं होता है। जब हम समझ जाते हैं और वो टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है तो हमारा दिमाग दौड़ता है कि क्या हमसे ये पूछ रहा है और उसको हमें कैसे निकालना है। तो देखो, नाम ये कह रहा है स्थिर वैद्युत, यानी आवेश कैसा है, स्थिर, और उसकी परिरक्षण, उसकी चारों ओर से क्या करनी है, रक्षा। टॉपिक बता रहा है कि किसी आवेश को बचाना चाहते हैं हम, तो भाई आवेश का दुश्मन कौन है? तो हम जानते हैं आवेश पर दूसरा आवेश ही बल लगा सकता है। या तो उस आवेश को आकर्षित करेगा और या उस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो किसी आवेश को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? फुल कमरे में भर दो, स्टोर रूम में भर दो, ठीक है। तो हम देखेंगे हर वस्तु के अंदर आवेश मौजूद होता है। वस्तु उदासीन होती है लेकिन उसमें धनावेश भी पाया जाता है और ऋणावेश भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश से नहीं बचा जा सकता। उस आवेश के पास मौजूद अन्य आवेश उस पर बल लगाएंगे और उसे प्रभावित कर देंगे। तो सबसे बढ़िया आवेश को बचाने की जो जगह है, सुरक्षित जगह, वो एक कंसेप्ट से निकल के आती है। और वो क्या कंसेप्ट है? हमने सीखा था कि कोई भी चालक है तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। मतलब E बराबर क्या होता है, 0, और सिग्मा बराबर भी 0 होता है। यानी आवेश भी हम भीतर नहीं पहुंचा सकते और भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है। तो आवेश को कौन प्रभावित करता है? तीव्रता। भीतर नहीं है। हम बाहर से आवेश देना चाहें तब भी भीतर नहीं जाएगा क्योंकि सिग्मा बराबर क्या है, 0। समझ में आई? आवेश को बचाना चाहते हैं तो आवेश को खतरा किससे? ई से। तो देखो, चालक के भीतर ई बराबर क्या होता है, 0। अब मान लो हम बाहर से आवेश दें तो चालक के भीतर आवेश जाएगा ही नहीं, वो तो सतह पर पहुंच जाता है। तो चालक के भीतर आवेश कैसा रहता है? सुरक्षित रहता है। तो यहां पर देखो, मैंने क्या किया, एक चालक लिया है और इस चालक के भीतर ये गुहा या कोटर लिए है। इसको हम क्या कह सकते हैं? गुहा या कोटर। मैं लिख देता हूं, कोटर, बिल। कोटर समझते हो? बिल, जैसे पक्षी पेड़ों में बना लेते हैं ना, आप देखो होगा तोता नीम के पेड़ के भीतर बिल बना लेता है, उसको बोलते हैं हम कोटर या गुहा। एक तरह से खाली जगह है ये। तो चालक के भीतर यदि कोटर या गुहा मौजूद है तो चाहे इसकी कैसी भी आकृति है, कोटर की, ये वृत्ताकार है, गोलाकार है, कैसी है और आकृति है इसकी कैसी भी, तो हम कह सकते हैं कि इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कोई आवेश इसके भीतर मौजूद है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप चालक को कोई भी आवेश दे दो, आप चालक को धनावेश दे देते हो, तब भी इस गुहा के आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ऋणावेश हम इसको दे देंगे तो ऋणावेश की वजह से भी
इस गुहा में जो आवेश मौजूद है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो यहां मैं माइनस आवेश दे देता हूं इस सतह को, तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उलट जाएगी बस। ये यहां दे दो माइनस, तो तीव्रता कैसे आ जाएगी, इस तरीके से। लेकिन ये फिर भी सुरक्षित रहेगा। और ज्यादा ताकत बढ़ा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हर हाल में चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का, बाह्य विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भीतर कितना भी बाहर कितना भी आवेश हो, कैसा भी विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है, इसका आकार आकृति कैसी भी हो, ये सुरक्षित रहता है। अतः हम कह सकते हैं चालक के भीतर जो गुहा होती है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से परिरक्षित रहती है। और इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। चालक की गुहा बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से परिरक्षित रहती है, यानी सुरक्षित रहती है चारों ओर से। इसी को हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। चारों ओर से रक्षा हो गई ना आवेश की, जो स्थिर है। अब सवाल ये आता है कि इसका उपयोग कहां करते हैं। कोई हमारे पास ऐसा उपकरण है जो विद्युत क्षेत्र के प्रति संवेदनशील है, मतलब उस उपकरण में विद्युत क्षेत्र से परिवर्तन हो जाएगा या उस पर प्रभाव पड़ जाएगा, तो उस उपकरण को यदि हमें बचाना है बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से, तो उस उपकरण को हम खोखले चालक के भीतर रख देंगे या चालक की गुहा में रख देंगे उसको। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र उस उपकरण पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा और हम उस उपकरण को विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बचा लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। परिभाषा बहुत आसान है। चालक के भीतर जो गुहा होती है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रहती है। इसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसी को हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। उपयोग, संवेदनशील जो उपकरण होते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रति, उनको बचाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप अपनी नोटबुक में ये हेडिंग डाल लीजिए और मेरे साथ डाल लिया है, तो आप ये चित्र बना सकते हैं। ठीक है, एक बार और भी बनवाया था मैंने। ठीक है, तो आप चित्र बना लो जल्दी से और फिर हम लिखा देते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। चालक के भीतर, चालक के भीतर यदि कोई, चालक के भीतर यदि कोई कोटर या गुहा मौजूद है, यदि चालक के भीतर कोई कोटर या गुहा मौजूद है, तो उसकी आकृति या आकार, तो उसकी आकृति या आकार कैसा भी हो, चालक के बाहर किसी भी प्रकार के विन्यास का बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो,
कोटर या गुहा के भीतर, इस कोटर या गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः चालक में उपस्थित गुहा बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से परिरक्षित रहती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से परिरक्षित रहती है। इसे ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। अब लाइन चेंज करके लिखिए। इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग संवेदनशील उपकरणों को संवेदनशील उपकरणों को संवेदनशील उपकरणों को संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र के बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बचाने में किया जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बचाने में किया जाता है। तो देखो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है यहाँ पर, और आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी किसी को कहीं समस्या है तो वो हमसे संपर्क करके उसको दूर कर सकता है। ठीक है, हम समझा देंगे जहाँ वो प्रॉब्लम आएगी उसको। लेकिन आपको बिल्कुल रेगुलर पढ़ना है। एक टॉपिक यदि छूट जाएगा तो आपके अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हमारी चालक स्थिर वैद्युत की पढ़ ली है हमने यहाँ तक। ठीक है, और हम इसको बताएं तो हमने इसमें क्या सीखा है। देखो बच्चे को क्या चीज आनी चाहिए। सबसे पहले यह आना चाहिए कि चालक में क्या होता है, उसके अंदर आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं। तो हमने सीखा था चालकों में आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघट्टों में आवेश वाहक कौन होते हैं, धनायन भी होते हैं और ऋणायन। ऐसा ही गैसों में भी ऐसा ही होता है, धनायन पाए जाते हैं उनमें और क्या पाया जाता है, ऋणायन। तो एक चीज तो हमने सीखी थी मुक्त
आवेश वाहक कौन है। ठीक है। दूसरा हमने सीखे चालक के कुछ गुणधर्म, जैसे E बराबर 0, E लंबवत होता है और चालक के भीतर अतिरिक्त आवेश नहीं रह सकता, चालक के भीतर विभव उसकी सतह के बराबर होता है, और एक हमने डेरिवेशन सीखी थी आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका सूत्र आया था सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 E बराबर। अब एक कंसेप्ट है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसी तत्व का उपयोग हमने स्थिर वैद्युत परिरक्षण में किया था, और हमने आपको पहले भी बताया कि यदि हमको विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचना है तो खोखले चालक गोले के भीतर बचा जा सकता है। जैसे मान लो बरसात हो रही है और बरसात के समय में यदि बिजली गिर जाती है तो कार के भीतर खिड़की बंद करके बैठ जाने से हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि कार की बॉडी चालक होती है। खिड़की बंद कर देने से, उसके दरवाजे बंद कर देने से जो आवेश गिरेगा, आकाशीय जो बिजली गिरती है उसका आवेश उसकी बाह्य बॉडी पर वितरित हो जाएगा, क्योंकि भीतर जा नहीं सकता इस कंसेप्ट से, और भीतर हम सुरक्षित रहेंगे। बरसात के दिनों में टायर गीले हो जाते हैं तो वो उस जो कार की बॉडी पर आवेश आया है वो गीले टायरों से कहां चला जाएगा, पृथ्वी पर, और पृथ्वी की धारता अनंत होती है, उसमें सब कुछ समा जाता है और हम क्या रहते हैं, सुरक्षित। तो ऐसा कोई सवाल आए कि एक आदमी पिंजरे में है, ठीक है, उसको विद्युत क्षेत्र से बचाना है, तो ये सब कंसेप्ट इसी टॉपिक से हैं। देखो, संवेदनशील जो उपकरण हैं उसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र से इफेक्ट पड़ जाएगा। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आती हैं तो वो क्या है, विद्युत क्षेत्र जो होता है उससे इफेक्टिव होता है। आप आगे सीखोगे इनके बारे में, ठीक है, उच्च क्लासों में। तो संवेदनशील का मतलब ये होता है कि उस उपकरण पर विद्युत क्षेत्र से प्रभाव पड़ जाता है। तो ऐसे उपकरणों को बचाने के लिए हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण का उपयोग करते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान होना चाहिए कि संवेदनशील उपकरण को बचाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे तब सीखोगे, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है और वो है परावैद्युत तथा ध्रुवण, ठीक है। परावैद्युत तथा ध्रुवण, परावैद्युत तथा ध्रुवण। इस टॉपिक को सीखना है हमको, ठीक है। और इसमें दो चीज दे रखी है, एक तो परावैद्युत दे रखा है और एक क्या दे रखा है, ध्रुवण। तो इस टॉपिक को हम आपको कल क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आपकी 2 मिनट में मैथ की क्लास होने वाली है। और जाते जाते मैं ये कह रहा हूं, आपने जो भी पढ़ा है